डैम्प्ड पीरियड हमारे पास 0.2025 था, हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 1.62 सेकेंड आ गया। अब इस एग्जांपल के अंदर हमने जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स आइडेंटिफाई कर ली है। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा कह रहा था कि एक प्लेटफॉर्म है, 4 कॉलम्स के ऊपर सपोर्टेड है, उसके ऊपर जो है वो टोटल वेट उसका कितना है, उसके पास जो है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही थी, और हमारे पास जो है डंपिंग रेशियो गिवन था। हमने अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड की, एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट फाइंड किया और नंबर ऑफ साइकिल्स आइडेंटिफाई किए। उसके बाद जो है वो हमने एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट किया कि टोटल टाइम पीरियड जो है वो कितना रिक्वायर्ड है जबकि 8 साइकिल्स कवर होते हैं और एम्पलीट्यूड 0.1 से लेके 0.01 तक पहुंचती है। हमें टोटल जो हमारे स्ट्रक्चर को 1.62 सेकंड्स लगते हैं, जिसके अंदर ये ओवरऑल पूरी जो इंटेंसिटी है या जो एम्पलीट्यूड्स है वो फ्रॉम हाईएस्ट पीक वैल्यू से लेके लोएस्ट वैल्यू तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या डिसमिनेट हो जाती हैं। ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे एग्जांपल के ऊपर। अब दूसरा एग्जांपल बेसिकली क्या कहता है कि मशीन weighing 1000 पाउंड, एक मशीन है उसका वजन जो है वो 1000 पाउंड है, इज माउंटेड थ्रू स्प्रिंग्स के साथ जो है वो मशीन कनेक्टेड है, हैविंग अ टोटल स्टिफनेस K इज इक्वल्स टू 2000 पाउंड। कि मशीन के साथ जो स्प्रिंग्स लगे हैं उनकी स्टिफनेस जो है वो बेसिकली हमारे पास 2000 पाउंड पर इंच है। टू बी सिंपली सपोर्टेड बीम, कि वो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर वो आपकी मशीन जो है वो अप्लाई हो रही है, शोन इन द फिगर बिलो। Determine using the analytical model shown in figure B the equivalent mass। हमने जो है वो फिगर B के अंदर इस डायग्राम का एक कंप्लीट जो है वो हमें एनालिटिकल मॉडल किया है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से मासेस और स्प्रिंग्स और वेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट KE एंड द इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट CE। ये तीनों चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है। फॉर द सिस्टम अज्यूम टू हैव अ 10% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग जो है वो उसका 10% हमारा जो सिस्टम है वो डैम्प्ड सिस्टम है। उसके बाद निगलेक्ट द मास ऑफ द बीम। मास ऑफ द बीम जो है वो एज कम्पेयर टू द मशीन वेट, मास ऑफ द बीम जो है वो हमारा बहुत लाइटर है, इस वजह से हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन हियर वी हैव। और हमारे पास जो बीम है उस बीम के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या स्टिफनेस है बीम की वो EI इज इक्वल टू 10⁻⁷ है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 40 इंचेस हमें ऑलरेडी गिवन है। हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट। अब आते हैं इक्वेशन के ऊपर। हमने जो एनालिटिकल मॉडल कंसीडर किया कि हमारे जो ओवरऑल वेट था इस मशीन का, उस मशीन को हमने कंसीडर किया, स्प्रिंग डैम्पिंग कोएफिशिएंट को कंसीडर किया और एक हमने विस्कस डैम्पर लगाया, जिस तरह से हम लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। हमने जो है इन U डायरेक्शन के अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है मशीन और विद रिस्पेक्ट टू द G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टिफनेस इन द मेंबर, एक तो स्टिफनेस आपका यहाँ पे डायरेक्टली स्टिफनेस हो गई जो कि हमने एज अ डैम्पर कंसीडर किया। दूसरा मशीन जो है इटसेल्फ स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो वैल्यूज कंसीडर हो रही हैं। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है डैम्पिंग या विस्कस डैम्पर, जिसको हमने रिप्रेजेंट कराया CG से। द स्प्रिंग कांस्टेंट KB for a uniform simple supported beam is obtained from the deflection resulting from the force P applied at the center of the beam। कि अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट KB कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस बीम के ऊपर थ्रू स्प्रिंग जो है एक लोड ट्रांसफर हो रहा है एट द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। तो टोटल डिफ्लेक्शन जो बीम के अंदर जनरेट हो रही है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू PL3/48। सिंपली सपोर्टेड मेंबर है, उसके सेंटर के ऊपर लोड अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास ये डिफ्लेक्शन की ऑलरेडी एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कराते हैं, पीछे पढ़ा है। सो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू PL3/48 EI। अब डिफ्लेक्शन आ गई, तो डिफ्लेक्शन आने के बाद हम क्या करते हैं, हेंस द KB या हमारे पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है KB इज इक्वल टू लोड ओवर डिफ्लेक्शन। कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी डिस्कस किया था कि K फैक्टर इज इक्वल्स टू लोड या फोर्स डिवाइडेड बाय आपकी डिफ्लेक्शन। तो हमने यहाँ पे K या स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली इज इक्वल्स टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। अब आप डिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर दें, P आपस में कैंसिल हो जाएगा, 48/EI जो है वो एज अपवर्ड अब चला जाएगा वैल्यूज के अंदर और L3 जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड हो जाएगा। सो KB बेसिकली इज इक्वल्स टू 48 EI डिवाइड बाय L3।
अब के बी इज इक्वल टू 48 हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। ई की वैल्यू हमें आई की ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 10⁻7 गिवन है, हमने यहाँ पे 10⁻7 पुट कर दी। एल हमारे पास 40 इंचेस था, 40 इंचेस का हमने क्यूब ले लिया, तो हमारे पास जो के स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आई वो 7500 पाउंड पर इंच की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास है क्या, हमने स्प्रिंग्स जो है हमारा एक तो जो है वो मशीन एक्सेल स्प्रिंग के ऊपर फिक्स है, और दूसरा हम कंसीडर करते हुए आते हैं पीछे हमने जो भी डिजाइन एग्जांपल्स कंसीडर किए कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम हमने एज अ डैम्पर के तौर पे यूज किया था। तो दो स्प्रिंग्स हो गए, इस वजह से हम कंसीडर कर रहे थे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज देन कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स इन सीरीज, कि हम दो स्प्रिंग्स को इन सीरीज के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। एक स्प्रिंग जो कि आपने एज अ मास डैम्पर सिस्टम लगाया, दूसरा स्प्रिंग जो है वो बेसिकली आपका इटसेल्फ मशीन उसके ऊपर फिक्स है। तो दो स्प्रिंग्स हो गए और दोनों स्प्रिंग्स जो है वो सीरीज कनेक्टेड है। तो ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर रिगार्डिंग द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हम डिस्कस कराए थे कि 1/, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1/k, जो कि आपका स्टिफनेस है, लैटरल स्टिफनेस के, एंड प्लस 1/, स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि आपका अगेन दूसरा जो आपके मशीन के अंदर लगा हुआ स्प्रिंग है। तो 1/k स्प्रिंग कांस्टेंट जो मशीन के अंदर फिक्स्ड है, उनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर डेटा के अंदर गिवन है, वो हमारे पास 2000 थी, प्लस 1/7500 जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हमने कैलकुलेट किया। तो दोनों वैल्यूज को कम्युलेटिव लगाने के बाद हमारे पास जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई वो आ गई 1579 पाउंड पर इंच। अब इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट आने के बाद हम इक्विवेलेंट मास कंसीडर करते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू वेट ओवर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट हमारे पास 1000 पाउंड था, 1000 पाउंड डिवाइड बाय एक्सीलरेशन ग्रेविटी जो है वो 386 है, तो हमारे पास वैल्यू 2.59 पाउंड सेकंड स्क्वायर पर इंच वैल्यू आ गई। सो नाउ द क्रिटिकल डैम्पिंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्रिटिकल डैम्पिंग इज इक्वल्स टू 2√k इक्विवेलेंट जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इक्विवेलेंट मास। अब क्रिटिकल डैम्पिंग इज इक्वल्स टू 2 क्रिटिकल जो हमारे पास के इक्विवेलेंट की वैल्यू थी वो 1579 थी और इक्विवेलेंट मास हमारे पास 2.59 था। हमने वैल्यूज को पुट किया, वी गॉट क्रिटिकल डैम्पिंग इज इक्वल्स टू 127.92 पाउंड सेकंड पर इंच। सो द डैम्पिंग कोफिशिएंट, इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड एज डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग। अब इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट करना है, डैम्पिंग रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर मिला हुआ है, क्रिटिकल डैम्पिंग हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट डैम्पिंग इज इक्वल्स टू डैम्पिंग रेशियो इनटू क्रिटिकल डैम्पिंग। डैम्पिंग रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि वी आर यूजिंग द 10% ऑफ द डैम्पिंग एज कंपेयर टू द क्रिटिकल डैम्पिंग। हमारे पास 10% गिवन था, क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे पास 127.92 था, हमने वैल्यूज को पुट किया, वी गॉट इक्विवेलेंट डैम्पिंग एज 12.79 पाउंड सेकंड पर इंच। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट इसकी एनालिसिस और कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन हो गया कि हम जब इक्विवेलेंट डैम्पिंग वगैरह कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इक्विवेलेंट डैम्पिंग हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तमाम इक्वेशंस वगैरह डिस्कस हो गई। उसके बाद हम आते हैं हमारे जो आज का नया टॉपिक है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अंडर हार्मोनिक लोडिंग। अगर हमारे पास टू एंड फ्रो या हार्मोनिक लोडिंग एक्ट कर रही होगी मेंबर के अंदर, तो हमारा जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है वो किस तरह से बिहेव करता है। In case of damped system, here we discuss about the motion of structures idealize a single degree of freedom system excited harmonically। कि अगर हार्मोनिकली लोड एक्ट कर रहा है हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर जो है वो हार्मोनिकली मूव करता है, that the structure is subjected to a force or displacements whose magnitudes may be represented by sine and cosine function of time। कि प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर हम फोर्स को डायरेक्टली कंसीडर कर रहे थे कि जो हमारा फोर्स है उसकी इंटेंसिटी जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में किस तरह से अप्लाई होती है, लेकिन हार्मोनिक की लोडिंग की वजह से हम फोर्सेस जो है उसको हम साइन या कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन रिजल्ट्स इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशंस इन स्टडी ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस एज वेल एज एप्लीकेशंस इन द स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। कि ये हमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें एक मोशंस मैकेनिकली प्रोवाइड करता है जिसकी एक इम्पॉर्टेंट है रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स के अंदर। और स्ट्रक्चर्स जो है वो वेरी ऑफन सब्जेक्ट करते हैं इस टाइप की लोडिंग को, डायनामिक एक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीनरी व्हिच प्रोड्यूसेस हार्मोनिक एक्साइटेशंस ड्यू टू द अनअवॉइडेबल प्रेजेंस ऑफ मास एसेंट्रिसिटीज इन द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ सच मशीनरी। कि इस तरह के लोडिंग इन रियल लाइफ बहुत कम अप्लाई होते हैं, जिसमें ये हो कि एक मशीन जो है वो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट के ऊपर सेट है और उसके जो पार्ट्स हैं
जो उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उस मशीन के, वो रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करते करते वो एक इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर उस रोटेटिंग पार्ट का जो लोड है वो अप्लाई करे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं इस तरह के एलिमेंट की जो कि रियल इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई होता हो, लेकिन सम केसेस के अंदर ऐसा अप्लाई हो भी जाता है। तो उस केस के अंदर हम किस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रपोज करते हैं। सो इन द हार्मोनिक लोडिंग के अंदर हम जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग हियर एंड वी हैव अ विस्कस डैम्पर हियर, और ये हमारे पास एक मास बॉडी है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है, और हमने जो है वो इसको एक फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर किया जिसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है ft डायरेक्शन के अंदर, फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब मैं इस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हार्मोनिक लोडिंग के लिए कंसीडर करता हूँ, यहाँ तक तो हमारा सिमिलर केस था जो हम प्रीवियस डिस्कस कराए कि मशीन लोडिंग वगैरह किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। लेकिन हार्मोनिक के केस के अंदर ये फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो जाता है एफ नॉट साइन का। यहाँ पे जो है वो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन आ गई जो कि टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट कराती है। इधर आप साइन भी यूज कर सकते हैं और कॉस भी यूज कर सकते हैं। तो एफ नॉट इनिशियल फोर्स एम्पलीट्यूड जो कि फोर्स इनिशियली एक्ट कर रहा है मेंबर के ऊपर, साइन जो है वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोनिक लोडिंग। ओमेगा एंड टी आर द कांस्टेंट फैक्टर्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कराए कि ओमेगा जो है वो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, और जैसे हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पढ़ी उसके बाद डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी, तो ये फोर्स की वजह से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो इसको हम फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं। और जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है। तो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, या ओमेगा बार से रिप्रेजेंट के ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो तमाम वैल्यूज आ गई फॉर द केस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन द केस ऑफ हार्मोनिक लोडिंग। अब हमारे पास अगर हम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन की वैल्यू कंसीडर करें और इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है कि n यानी कि हमारे पास मास विद डबल डेरिवेटिव्स हमारे पास आ जाता है डबल एक्स नॉट, उसके बाद जो है वो प्लस सी एज अ कांस्टेंट, एक्स नॉट अगेन प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हुई, ये जनरेट टोटल इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक डिफरेंशियल सेटअप है जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। यहाँ पे आप x सिस्टम जो है वो x बेसिकली इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो जिस डायरेक्शन के अंदर आपका मूव कर रहा है। पिछले केसेस के अंदर हम u कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम x ट्रीट कर रहे हैं या u कंसीडर कर लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और इनिशियल फोर्स सिस्टम जो है वो हमारे पास एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास एक फोर्स आ गया। सो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी द टोटल रिस्पॉन्स। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो टोटल रिस्पॉन्स हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर का जनरेट होता है। अब इक्वेशन के अंदर मजीद जो है वो हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, तो x इज इक्वल्स टू a e पावर डैम्पिंग रेशियो ओमेगा n इंटू टी। ओमेगा बेसिकली n जो है वो रिप्रेजेंट करा रहा है अगेन नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, t इज द टाइम पीरियड, साइन डिफरेंट जो है वो हमारे पास डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड प्लस 5 प्लस कैपिटल x साइन ओमेगा t माइनस 5। तो ये इक्वेशन जो है वो उसी इक्वेशन का एक सॉल्व है या उसका सोल्यूशन है बेसिकली। उस इक्वेशन का सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो दो पैरामीटर्स बने जो कि कैपिटल x है, ये टर्म बेसिकली जो रिप्रेजेंट करा रहा है इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड। अब स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड का मजीद हमारे पास इक्वेशन है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फाई है ये हमारे पास स्टेडी स्टेट फेज एंगल कहलाता है। इसकी अगर अनदर इक्वेशन है, इसको हम कंसीडर करते हैं और उसको यूटिलाइज करके हम हार्मोनिक लोडिंग को ट्रीट करते हैं। ओमेगा n बेसिकली इज द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड जो जीटा है फैक्टर, दिस जीटा फैक्टर बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द डैम्पिंग रेशियो एंड ओमेगा d इज रिप्रेजेंटिंग द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास जो है वो जिस तरह से मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल सेटअप्स, फोरियर सीरीज वगैरह के डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस आ जाती हैं, मेथड्स आ जाती हैं, हम इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो आपका एक मेजर पर्पस है वो हमने डिज़ाइंस को समझना है। अगर मैं थ्योरेटिकली जो है वो चीज़ों को लेके चलूँगा तो हमारा कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा कम पढ़ा सकेंगे या कम रह जाएगा। इस वजह से जो है वो हमने सिर्फ काम की चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो मजीद जो है वो द रेस्पॉन्स इज मोस्टली इन टू मेजर पार्ट्स। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ यहाँ पे दो मेजर पार्ट्स हैं, एक ये फर्स्ट पार्ट आ गया, दूसरा ये कैपिटल x वाला सेकंड पार्ट आ गया प्लस के साथ। अब इस रेस्पॉन्स के अंदर a e
पावर जीटा ओमेगा एल इंटू टी साइन जो हमारे पास ओमेगा डी है टी प्लस फाइव 1, ये हमारा पहला फैक्टर कहलाता है या फर्स्ट पार्ट कहलाता है। कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जो है वो सेकंड पार्ट कहलाता है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज अ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड सेकंड पार्ट बेसिकली इज नोन एज अ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के अंदर हमारी जो वेव है वो वेव फर्स्ट वेव एक हाईएस्ट पीक एम्पलीट्यूड दिखा रहा होता है, उसके बाद जो है वो सिग्निफिकेंटली वो वेव जो है वो स्लो डाउन होती जाती है, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती जाती है और चंद वेव्स के बाद जो है वो जीरो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। इस रेस्पॉन्स को बेसिकली हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कंसीडर करते हैं। लेकिन स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जो है वो उसका बिहेवियर डिफरेंटली होता है कि उसके अंदर जो है वो एम्पलीट्यूड्स जो जनरेट होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर और स्लोली जो है वो ड्रॉप अपीयर हो रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता जाके वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको जीरो तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह के जो बिहेवियर है उसको हम एज अ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास जो एक देयरफॉर द इक्वेशन बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन हमने हार्मोनिक लोडिंग के लिए कंसीडर